तो शिराज भाई, जिस कंट्रोवर्सी की आप बात कर रहे हैं ना, जो काफ़ी पुरानी है, उसका जवाब आज तक मैंने अपने चैनल पे भी नहीं दिया। राइट। लेकिन आज शिराज खान शो पे मैं इस बात का पूरा खुलासा करता हूँ कि इरफान की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है और इरफान क्यों चुप रहा और क्या कारण था चुप रहने का। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू वन ऑफ द रिनाउंड यूट्यूब पर्सनालिटी जिन्होंने प्री ऑन कार्ड्स में एक बहुत बड़ा नाम बनाया है और यूट्यूब पे उनका नंबर 1 चैनल है माई कंट्री माई राइट। प्लीज़ वेलकम इरफान चौधरी। इरफान चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिराज खान शो में। थैंक यू शिराज भाई, थैंक यू सो मच कैसे फॉर हाल है कमिंग। आपके? मैं बहुत बढ़िया है और मौसम भी बहुत बढ़िया है। क्या बात है। वैसे आज बहुत नई लोकेशन पे हम आज शूट कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। सेम है। तो जानते हैं सबसे पहले आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, अपने कुछ बचपन के बारे में हमें बताइए और अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है और कहाँ आपका बचपन गुजरा। देखिए शिराज भाई, जो मेरा बचपन है वो सारा दिल्ली के अंदर ही गुजरा है। मेरा जन्म दिल्ली के अंदर हुआ, मेरी परवरिश दिल्ली के अंदर हुई। हालांकि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं, मुजफ्फरनगर से। लेकिन जो मेरा और मेरे भाइयों का जो भी रहना सहना हुआ, जो भी हमारी परवरिश हुई, वो दिल्ली के अंदर हुई। बचपन से कोई मैं ऐसा तो नहीं, ब्राइट स्टूडेंट तो नहीं था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, बट ये था कि बस गाड़ी चलती रहती थी, पढ़ाई में तो चलाते रहते थे। तो शुरुआती दौर में हम लोग एक्चुअली क्या है, पंजाबियों के सर्कल में ज़्यादा रहता था मैं। तो मेरे बहुत सारे सिख दोस्त थे, तो आई यूज़ टू स्पीक पंजाबी बचपन में। अच्छा, पंजाबी बोलना जानते हैं? मतलब मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पहले आया करती थी। फिर उसके बाद जब कट ऑफ हो गया, जब हम इस लोकेशन पे आ गए जिस लोकेशन पे आज हम बैठे हुए हैं, राइट, फिर थोड़ा डिफरेंट हो गया। फैमिली प्रोफेशन ऐसा था कि हमारा कोई बहुत बड़ा एम्पायर वाला प्रोफेशन तो था नहीं। मेरे पापा एक सीधी सादी नौकरी करते थे, वो भी सरकारी नहीं, प्राइवेट करते थे। और हमारे 4 भाई हैं, मतलब हम टोटल 4 भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं। अच्छा। उनका मेरी ज़िंदगी में ऐसा रोल है जैसा एक बाप का रोल होता है, वो मेरे लिए बाप की फिगर है। फिर मेरे एक दूसरे भाई हैं, वो भी मैरिड हैं। फिर उसके बाद मैं आता हूँ, फिर उसके बाद मेरे से एक छोटा भाई भी। अच्छा, आप भी मैरिड हैं? नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि मैं अपने भाई के बच्चों के साथ इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं मैरिड हूँ, बट आई एम नॉट मैरिड, मैं भी सिंगल हूँ। तो अच्छा है ना, यही तो बात लोगों को जाननी थी कि भाई अभी इरफान ने शादी की है या नहीं? नहीं, अभी मेरी कोई शादी नहीं हुई है, आई एम सिंगल। तो फिर उसके बाद आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया वो यूट्यूब तो नहीं था? यूट्यूब नहीं था। हाँ, वो कहाँ से थी वो बताइए ज़रा। बचपन में क्या हुआ कि हम बहुत छोटे थे जब हम इस साइड आ गए थे। पहले हम सुभाष नगर आ करते थे, फिर हम द्वारका साइड शिफ्ट हो गए, बिकॉज हम वहाँ पे रेंट पे रहा करते थे। करेक्ट। तो फिर पापा ने कहा कि हम कब तक रेंट पे रहेंगे, हमें कभी तो अपना घर लेना होगा, अपने बच्चों की परवरिश बेहतर करनी होगी, जैसे हर माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। तो मेरे पापा ने द्वारका में ही कुछ ज़मीन वगैरह का जोड़ जाड़ के अपना 1-1 रुपया जोड़ के ज़मीन ली यहाँ पे। फिर वो वहाँ से हमें यहाँ ले गए, बहुत छोटे थे जब हम, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो जब यहाँ पे आ गए तो फिर वही है कि एकदम से इतने अच्छे माहौल में रहते थे हम, और यहाँ पे थोड़ा सा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था ये एरिया, तो उस हिसाब से हमें बड़ा अजीब लगता था। फिर पढ़ाई को लेके ऐसा हुआ कि एक वक्त आया जब मैंने 8th क्लास में पढ़ाई छोड़ दी। हाँ, और पहली जॉब, मेरे घर वाले कहते थे चल तू पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, कुछ हुनर का काम ही सीख ले। करेक्ट। तो फिर मैंने नौकरी की 500 रुपये महीने की। मेरी पहली जॉब थी, मुझे आज भी याद है, मुझे 500 रुपये मिले थे। वीरेंद्र नगर में, जनकपुरी में गाड़ियों की एक्सेसरीज़ की शॉप है। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा पूछते थे कि भैया अगर पढ़ाई नहीं करोगे बेटा तो करोगे क्या ज़िंदगी में। करेक्ट। तो हमने बताया जी हम तो गाड़ियों से रिलेटेड कुछ करेंगे, हमें बस गाड़ियों से रिलेटेड कुछ करा दो। तो हमारे एरिया में ही हमारा एक दोस्त रहा करता था, उसने कहा इरफान एक काम करो, मैं किसी को जानता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नौकरी पर लगवाता हूँ उनके यहाँ पे। तो वहाँ पे गए, उन्होंने मुझे 500 रुपये की शर्त पे कि महीने के भैया 500 रुपये मिलेंगे, तो द्वारका से आपको जनकपुरी आना है। अब मैंने कहा 500 रुपये में तो भाई क्या होगा, लेकिन उस टाइम पे इतना सोचते नहीं थे पैसों के बारे में कि बस काम मिल जाए वही बहुत है। फिर मेरे पापा ने मुझे साइकिल लेके दी, कह रहे तुम साइकिल से जाना। तो फिर मेरी मम्मी क्या करती है, बेटा देखो हमने कोई तेरे 500 रुपये या जितने भी तुझे मिलते हैं, हमें उस कमाई से कुछ नहीं करना, हम तो ये चाह रहे हैं कि तू कुछ अच्छा आदमी बन जाए, तो कुछ कर ले अपनी ज़िंदगी में। तो मेरी मम्मी मुझे रोज़ाना 10 रुपये दिया करती थी। वो 10 रुपये इसलिए दिया करती थी, मम्मी कहती है तो साइकिल से इतनी दूर ट्रैवल करता है कि जनकपुरी से द्वारका साइकिल से आते हो, रास्ते में कोई अंडे वाला मिले तो बेटा अंडे खा लिया करिए वापसी में आते, ताकि एनर्जी तेरी शरीर में रहे। फिर 1 साल 1.5 साल काम करने के बाद ना शिराज भाई ये पता लगा कि जो ज़िंदगी है ना
वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। अच्छा। मेरे बड़े भाई का नाम इमरान है। तो मैंने भैया के सामने एक बात रखी, मैंने कहा भैया मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो 1 साल काम करने के बाद मेरे को दिमाग में क्लिक किया कि नहीं इरफान, पढ़ के ही कुछ हो पाएगा। अच्छा। ऐसे तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, ऐसे तो क्या कर लोगे आप। फिर मैंने अपने भाई के सामने दरख्वास्त रखी कि भैया मुझे पढ़ना है। तो भैया कहते, उन्हें लगा कि शायद ये ऐसी अभी कह रहा है फ्लो में, पढ़ने का जिगरा है नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ाई छोड़ चुका था, तो विश्वास कैसे डेवलप होगा। करेक्ट। फिर मैंने कहा नहीं आप मेरा बस एडमिशन करा दो कैसे भी करके 9th में, क्योंकि 8th मैंने फ़ेल कर ली थी। कह रहे चल भाई अगर तू इतना ही इंसर्ट करके कह रहा है, तू रो रहा है, तू इतनी गुजारिश कर रहा है, तो चल तेरा एडमिशन हम करवा देते हैं। करवा दिया। एडमिशन कराने के लिए गए तो प्रिंसिपल को उन्होंने ये कह दिया था, देखो जी 1 ही साल दे रहे हैं हम इसे, अगर ये जो 9वीं में फ़ेल हो गया ना तो आपने इसको 9वीं में दोबारा बिठाना नहीं है। करेक्ट। इसे बाहर कर देना। उन्होंने इस शर्त पे मुझे कहा कि बेटा चल तू शुरू कर ले। और फिर 9वीं क्लास में मैं सेकंड आया था जी। वेरी गुड। हाँ। मतलब जो बच्चा 8th फेल हुआ था वो 9th क्लास में सेकंड पोजीशन में आया था। फिर पढ़ाई का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो गया, मैं पढ़ाई में अच्छा हो गया, मेरे टीचर मुझे देख के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लग गए। फिर मैंने 10th भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास करी, फिर मैं 11th भी पास करी, 12th भी पास करी। फिर ग्रेजुएशन में आके फिर एक झटका आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई कोई कोर्स तो कर ही लेते हैं या फिर कोई जॉब तो करनी पड़ेगी। फिर देखो दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर, वैसे मेरे दिल्ली के अंदर तो ज़्यादा कल्चर तो ये चलता है जब आपको कोई जॉब नहीं मिलती ना तो फिर आपको BPO की जॉब मिल जाती है। हाँ। 10,000 रुपये की जॉब लग जाए, जिसको कुछ ना मिल रहा हो, उसको BPO में एकदम से 10,000 रुपये ऑफर हो जाए, तो उसके लिए तो बिल्कुल जैकपॉट वाली बात है। एब्सोल्युटली। अब वो 10,000 रुपये देख के हम भी चमक गए। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पढ़ाई पे पैसा भारी होने लग गया। राइट। कैसे भारी होने लग गया, अब वो 10,000 रुपये देखने के चक्कर में मैं अपनी ग्रेजुएशन को ज़्यादा अहमियत नहीं देता था। क्यों, एक तो रेगुलर नहीं था कॉलेज, साल में एक बार एग्ज़ाम होते थे। बट जैसे तैसे करके मैंने उसे खींचा, उसे आगे बढ़ाया। तो ऐसे करते 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 चलती रही। फिर काफ़ी साल बीतते गए BPO के अंदर बीतते गए। फिर मैंने कहा इरफान ये कब तक चलेगा यार, ऐसे तो मतलब ज़िंदगी कटेगी नहीं। अगर आपको कुछ करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। मैंने कहा अलग करने के लिए फिर पैसे लगते हैं। कोई भी काम खोले, दुकान खोले, चाय का ठेला खोलें, आइसक्रीम की रेडी लगाएं, बिना पैसे के तो कोई काम नहीं खुलने वाला। मैंने कहा फिर ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे पैसे ना लगें। अच्छा। फिर मैं BPO में बैठा रहा था, तो हमारी नाइट शिफ्ट हुआ करती, तो हमारा इनबाउंड कॉल सेंटर था, तो कॉल्स आती थी। तो जब तक कॉल्स नहीं आ रही तब तक आप फ्री हो, खाली बैठे हो। तो नेट का एक्सेस भी करना इजी था वहाँ पे, वो अपने दोस्त का ही सेंटर था, तो उन्होंने कहा चलो आप देख लिया करो। वैसे परमिशन नहीं देते थे वो यूट्यूब वगैरह देखने की, कहता डिस्टर्ब होता है एम्प्लॉय। तो उन्होंने कहा चल तू देख लिया कर। तो मैं देखते ऐसे पता नहीं कभी गाने सुनता रहता था, कभी क्या, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे उस टाइम पे ये लगा करता था, आज से 5-6 साल पहले या 7 साल पहले, कि ये गानों के लिए ही है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे सिर्फ म्यूज़िक एल्बम चलती है, बॉलीवुड पिक्चरों के गाने चलेंगे इसमें, और कुछ नहीं होता यहाँ पे। पता लगा इंडिया में भी ये कल्चर शुरू हो गया, व्लॉगिंग्स आ गई है, लोग मार्केट व्लॉग कर रहे हैं, पता नहीं यूट्यूब पे कुछ भी दिखा रहे हैं लोग यार, और चीज़ चल रही है, हर चीज़ की एक कैटेगरी है, लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा चलो चैनल तो बना ही लेते हैं एक बार। तो फिर इंडिया में देखना शुरू किया कि इंडिया में भी लोग लगे हुए हैं चीज़ों को करने में, हर तरीके का कंटेंट बनाने में। उस टाइम कंटेंट की कोई समझ ही नहीं थी शरद भाई। उस टाइम तो ये था कि बस कुछ करना है दादा, कुछ खुद के लिए करना है, परिवार के लिए करना है। तो मैंने कहा यार जॉब तो नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने अपने दोस्त को ऐसे ही कहा, मेरा दोस्त है अक्षय कुमार, वो मतलब एक्टर बनने का उसे बड़ा शौक है, वो अभी भी एक्टिंग में लगा हुआ है। अच्छा। तो मैंने उससे कहा अक्षय स्कूल फ्रेंड है, क्योंकि अब ऐसी ना कैमरे कुमरे की बातें उस दरमियान 4 साल पहले किसी को बोल देना तो कहता है क्या पागल वाली बातें कर रहा है क्या। अब ऐसे ही मेरे दोस्त ने मुझे रिएक्शन दिया, लोग आज भी यही कहते हैं, आपको बता दूं मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा दरअसल भाईजान ऐसी बातचीत है कि हमको ना जाना है एक वीडियो शूट करना है। उन्होंने कहा क्या। अब मैं R&D करके बैठा था कि टॉपिक कौन सा चलेगा, वो चलेगा चोर बाज़ार का। अच्छा। वो दिल्ली जिसके लाल किले के बाहर लगती है, लाल किले के बाहर लगा करता था आज से 4। मैंने कहा यार वो वाली वीडियो बनाते हैं, वो वाली वीडियो लिटरली दबा के चल रही है। हाँ। मेरा ऐसे ही, मैंने कहा चलो एक बार करते हैं। तो उसने कहा तू पागल हो गया, चोर बाज़ार जाके हम वीडियो बनाएंगे। ही वॉज लाइक कि 5 बजे उठ के तू चोर बाज़ार लेके जाएगा मेरे को। अब उस दरमियान क्या है, मेरे पास हुआ करता था iPhone 6, तो 6 था, क्योंकि कैमरा तो था नहीं, अब शूट किससे करेंगे। अब आईफोन की क्लैरिटी आपको पता ही है कि कितनी खतरनाक होती है। बिल्कुल। तो मैंने कहा सुन मेरी बात, अब हम चोर बाज़ार गए, अब हम देख रहे हैं कि करें कैसे।
करे कैसे। अब पब्लिक है इतनी, आज तक पब्लिक के सामने कभी ऐसा करें। मैंने कोई मार वार ना दे भाई, यहाँ तो वैसे भी ऐसे लोग बैठे रहते हैं क्योंकि सब कहते हैं चोरी का माल है, हाँ वीडियो बना रहा है। मैंने कहा सुन तू बस कैमरा पकड़ के आता रही हो, मैं बोलता रहूँगा जो बोलना। उन्होंने कहा चल ठीक है। उसने रोड पे पकड़ा कैमरा, मैंने करी शूट वीडियो, हम लोग आ गए घर जैसे तैसे करके। उसने कहा बस हो गया तेरा शौक पूरा। अब मैंने वो वीडियो 1 महीने तक अपलोड नहीं करी। अच्छा। हाँ, क्योंकि एडिटिंग मुझे आती नहीं थी, मेरे पास वक्त भी नहीं था, मैं उसे लेके बैठा रहा। राइट। मैंने कहा क्या करें। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपने भाई से लैपटॉप लिया। मेरा वो छोटा भाई है, वो डीजे है। ओके। तो उसके पास मैकबुक प्रो था। तो मैकबुक में एक सॉफ्टवेयर आता है जो कहते हैं आई मूवी। हाँ, तो वो पेड तो होता नहीं है, वो उसका अपना ही सॉफ्टवेयर है एप्पल का। तो आई मूवी से मैंने जैसे तैसे कट कुट करके, ज़्यादा हाई एडिटिंग ना करके उस वीडियो को तैयार कर लिया। अब 1 महीने बाद मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ दिया। मैंने कहा चल बेटा जाने दे इसे। मैंने कोई थंबनेल लगाया, ऑटो थंबनेल पे उस वीडियो को छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उसे देखता रहा। अब मैंने अपने ऑफिस में सबको लगा दिया। मैंने कहा इस पर 100 व्यू तो आने चाहिए दादा। अब सारे वहाँ पे कंप्यूटर ही थे सारे। मैंने कहा सर को, मैंने कहा सर ये वो, मैंने कहा सबके लिए आज यूट्यूब खुलवा दो थोड़ी देर के लिए और सब वीडियो देखेंगे। जैसे तैसे करके उन्होंने 24 घंटे में 100 व्यू हो गए, टच करवा दिया। मैंने कहा अब मैं खुश हूँ, अब मैं सफल हो गया हूँ। 100 व्यू हो गए, वसूल होगी 100। अब 100 हो गए। फिर उसका फिर वही अपने काम में लग गए, वही नौकरी, वही रोज़ की ज़िंदगी। फिर मैं उस रेगुलर नहीं देखता था, ऐसा नहीं था कि मैं उसे देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं बस शौक के लिए गया था और मैंने कर दिया, मेरे को अच्छा लग रहा था तो मैंने कर दिया। फिर मैंने कहा चल यार देखते हैं, होता ही है कि आखिर क्या हुआ भाई। रिजल्ट तो किया था। हाँ, रिजल्ट तो देख लें आखिर क्या मसला निकला। जो पौधा लगाया था, हाँ, वो कितना बड़ा हो गया। अब 2 महीने बाद शिराज भाई विश्वास करेंगे कि 2 लाख समथिंग के एग्जैक्ट व्यू तो याद नहीं, बट लाखों में उस पर अच्छा व्यू हो गए थे। क्या बात है। बस वहीं से मुझे जो कॉन्फिडेंस आया ना यूट्यूब को लेकर, मैंने कहा नहीं ये कुछ है। और उसी ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कर दिए थे। अच्छा, खुद ही 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे। अब जब वीडियोस पे व्यू आएंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर लाखों में अगर 1000 लोग भी आपके साथ जुड़ गया, आपकी जीत ही है। हाँ। अब उस टाइम पे ये पॉलिसी भी नहीं चला करती थी यूट्यूब की, आज जो 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए ये वो। जब मैंने चैनल बनाया था तब ऐसी पॉलिसी नहीं थी। तब पॉलिसी बहुत हल्की पॉलिसी हुआ करती थी। तब हुआ करती थी तो बस आपको किसी भी तरीके से 10,000 व्यू चाहिए अपने चैनल पे, बस मोनेटाइज करने के लिए। और आपके पास थे लाखों? मेरे पास लाखों थे। उस टाइम ये नहीं था कि आपके कितने सब्सक्राइबर, आज के टाइम में तो 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए ना, कंपलसरी है। उस टाइम पे नहीं था ये वाला सीन। ओके। उस टाइम पे इतने ज़्यादा क्रिएटर भी नहीं आए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो बहुत अच्छा। फिर मैंने अपना ना रूटीन बना लिया जॉब के साथ साथ कि भाई हर हफ्ते छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, तो एक दिन अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे और एक दिन यूट्यूब के लिए काम करेंगे, पार्ट टाइम कर लेंगे चलो इसे एक तरह से। ऐसे करते करते कॉन्सेप्ट आने लगे, कभी क्या कर रहा हूँ मैं, कभी क्या। मुझे फूड का भी शौक था तो 1-2 वीडियो मैंने फूड की भी बना ली। फिर मैंने बनाई एक गाड़ी की वीडियो। मैंने कहा यार गाड़ियों का तो अपने को बड़ा है, क्या गाड़ियों का काम इस पर हो सकता है क्या। मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। अब गाड़ियों में करेंगे क्या, बड़े बड़े मैं रिव्यूअर देखता था जिनकी वो मर्सिडीज़ लेके आते थे, ऑडी लेके आते, रिव्यू करते थे। मैंने कहा अपने को तो कोई नहीं देगा उस्ताद ये वाली गाड़ियाँ तो। मैंने कहा अपने को तो कुछ और करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने कहा एक तरीका है, वो तरीका है सेकेंड हैंड को करने का। सेकेंड हैंड को जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा था कोई नहीं था भाई। राइट। इक्की दुक्की वीडियो होंगी तो होंगी। मैंने कहा कोई नहीं। मैंने कहा ये एक ऐसी थ्योरी है जो अपने साथ बैठ सकती है। फिर मैंने एक वीडियो बना दी। अच्छा। अब वो वीडियो बनाने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, उस वीडियो ने हिसाब किताब ही पलट दिया। मतलब वो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो गई। वो वीडियो जैसे ही चली फिर मुझे समझ आ गया कि भाई इस वीडियो ने शुरुआत दिखा दिया है कि रास्ता ये है। तो मैंने कहा जॉब तो छोड़ नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, फिर ऐसे करते हैं वीक डेज़ में या फिर वीकेंड पे जब छुट्टी मिलती है तो वीडियो बनाते हैं। ऐसे करते करते शिराज भाई 1 साल 1.5 साल तक गेम चलाई। सब्सक्राइबर हो गए खींच के 50,000। वेरी नाइस। कि भाई 50,000 अब ऑडियंस अपने पास हो गई है। 1-2 यूट्यूब के इवेंट्स भी हमने अटेंड कर लिए। अच्छा। हाँ, यूट्यूब ने बुला लिया तो बड़ी रिस्पेक्ट सी फील होने लगी। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात ये थी कि हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे थे शिराज भाई, हम अपने लिए कर रहे थे। पैसे भी आने शुरू हो गए थे। और जब आपको ये पता लगे कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने शौक के लिए कर रहे हो और साथ में आपको इस चीज़ के पैसे भी मिलते हैं, तो इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं होगा फिर। एब्सोल्युटली। तो फिर मैंने कहा देखो यही एक ऐसा चीज़ है जिसको आप आगे परस्यू कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अब लाइफ का एक जुआ ही खेल लेते हैं, या तो इस पार या उस पार। देखो ये यूट्यूब है, यहाँ चलोगे नहीं चलोगे ये तो उसके हाथ में है। करेक्ट। काम
आपका बस ये है कि आप मेहनत करो, करते रहना है। करते रहना है। आपको जब लगे कि हाँ भाई नई गेम बन रही है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे फेलियर भी हैं लोगों के, राइट बहुत सारी स्टोरी भी हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा कामयाब स्टोरी हैं राइट। यहाँ पे। अब कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लोगों को इरफान चौधरी पसंद आ रहा था गाड़ियों के अंदर। करेक्ट। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, अब हो गए 50,000 सब्सक्राइबर, अब ऑडियंस को दिखाने का टाइम आ गया है कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा चल तुझे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। उसने कहा चलो ठीक है ज्वाइन करते हैं। उसका नाम है अक्षय व्यास, वो आज भी मेरे साथ है। वेरी नाइस। हाँ, उसने कहा चल, वो जॉब करता रहता था, मैं उसे ऑफिस से उठाता था, उसको लेके जाता था, फिर ऑफिस ड्रॉप करता था, तो ऐसे स्टोरियाँ मैं चलाता था। तो उसने कहा चल ठीक। मैं कहा जब मेरा कुछ हो जाएगा ना उस्ताद, उस दिन तुझे मैं कह दूँगा तुझे वहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे साथ रहे। क्या बात है। तो फिर जब 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो मैंने अपने दोस्त को कह दिया जिसकी मैं कंपनी में काम करता, मैंने कहा भाई अब मेरे से ना हो नहीं पाएगा ये। उसने वही वाली बात की, कह रहा है क्या ड्रामा कर रहा है तू, तेरा शौक था, तूने 50,000 सब्सक्राइबर कर लिए, तेरा प्ले बटन भी आ जाएगा, खुश रह ये वो। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे अब यही करना है, और एटलीस्ट 6 महीने तक तो अब अपने को ये काम करना ही करना है। Right. या तो इस पार लगेंगे, नहीं तो तेरे पास ही आ जाऊँगा मैं वापस। सही है। उसने कहा चल ठीक है, तू कर अपना जो करना है। 6 महीने तक मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मेरी जेब में थे 40,000 रुपये। मैंने कहा भाई 40,000 रुपये 6 महीने टिकाने हैं मुझे, करेक्ट। ठीक है, खर्चे खुर्चे सब कुछ इसी में समझ लो, खाना पीना सब इसी में होगा। क्यों कहीं से कोई इनकम सोर्स नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा यूट्यूब पे वीडियो डालते ही 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए आने लग जाएंगे Absolutely. या लाखों रुपए आने लग जाएंगे, वहाँ से भी कोई स्कोप नहीं था। बट ये था कि आएंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ तो बनेगा। फिर वीडियो डाली, और अल्लाह की रहमत से ऐसा हुआ शराज भाई कि ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वक्त क्यों लगा कि पहली वीडियो डाली वो 3 दिन में उठी। अच्छा। फिर हमने कहा यार ये तो बहुत सही हो गया, लग गया गाड़ियों की वीडियो उठ रही हैं, इसका मतलब लोगों को पसंद आ रही है। फिर हमने कहा अब यही है, यही हमारा बस यही है कंटेंट, अब यही है। अब ऊपर वाले ने डेस्टिनी लिख दी है गाड़ियों के साथ, तो ये गाड़ियों के साथ ही चलेगी। राइट। फिर हमने धक्के खाने शुरू करे प्री ओन्ड कार्स डीलर्स के। अब उस टाइम पे फिर मुसीबत तो आनी थी। अब जब आप कोई मेहनत से काम करोगे तो आसानी से हो जाए, मुश्किल कोई भी काम आसान नहीं है देखिए ज़िंदगी में। डीलरों को समझाना, ये क्या कर रहे हो, ये हमारी गाड़ी की वीडियो क्यों बना रहे हो, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कहाँ डाल देगा। उन्हें डर लगता था मीडिया से तो नहीं आ गया, हमें एक्सपोज तो नहीं कर देगा, ये वो 10 तरीके की चीज़ें होती हैं। तो फिर जैसे तैसे करके हमने समझाया, वीडियो बनवाई, द्वारका के एरिया की बनाई, फिर ऑल ओवर दिल्ली में घूमता रहा। तो धीरे धीरे लोग पहचानने लग गए, डीलर्स को भी गेम समझ आने लगी कि नहीं यार, सिर्फ और प्लेटफॉर्म नहीं है, OLX हो गया और ऑनलाइन पोर्टल पे तो वो एडवर्टीजमेंट करते थे। उन्होंने कहा यार ये भी तो एक एडवर्टीजमेंट का ज़रिया बन सकता है। करेक्ट। तो फिर वो चीज़ें खुलती गई। फिर अल्लाह के रहमत से 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ। फिर हमने वो सेलिब्रेट किया। फिर 2 हुए, 2 के 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो ऐसे होते गए जी हमें पता नहीं चला। हमने 5 लाख सब्सक्राइबर पे मीटअप हमने अनाउंस किया था। अच्छा। कि जब 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों, जब कामयाबी मिलने लगी, हम मीटअप करेंगे। 5 लाख भी नहीं होने दिए, उन्होंने सब्सक्राइबर में इतना प्यार दिया, उन्होंने मीटअप पे 7 लाख सब्सक्राइबर कर दिए। उन्होंने कहा कि 2 लाख आप एक्स्ट्रा ही ले लो चलो। अच्छा। इतनी स्पीड से बढ़े, कहने का मतलब वेरी नाइस। कि मैं ये सोच रहा था कि इस डेट पे हम लोग मीटअप कर रहे हैं तो 5 लाख तो हो जाएंगे। राइट। अब वो उस डेट तक 5 लाख नहीं हुए, 7 लाख 7 लाख हो गए। मीटअप में क्या किया आपने? मीटअप में मैंने अपने जितने भी सब्सक्राइबरों को इनवाइट किया था, यहीं द्वारका में ही किया था मैंने मीटअप। तो काफ़ी सारे लोग कहीं से मिलने आ रहे हैं। कितने लोग आए? कहीं से। देखिए जो पहला मीटअप था उसमें तकरीबन 35 से 40 लोग आए मेरे से मिलने के लिए। अच्छा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। Absolutely. फिर धीरे धीरे करके हम इस इंडस्ट्री को और आगे लेके चले गए। फिर हमने चीज़ों को समझा, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई आज के दौर में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आना ना चैनल पे, वो सबसे पहली चीज़ हो जाती है कि भाई आप इतने बड़े चैनल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। Right. लेकिन लोगों को ये लगता है कि हमारा कुछ नहीं है। राइट। हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। लोग सोचते हैं कि इरफान डीलर बन चुका है। इरफान डीलर नहीं है। इरफान सिर्फ अपने चैनल का एंकर है और आपको एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने वाला एक सोर्स है। सही और गलत ये आपने डिसाइड करना है। और आपने आगे लेना है नहीं लेना ये भी आपने डिसाइड। मैं आपको शिराज भाई चीज़ दिखा सकता हूँ। राइट। मैं आपको बेचूंगा तो मैं गलत बन जाऊंगा। एब्सोल्युटली। मैं बेचता नहीं हूँ, मैं सिर्फ दिखाता हूँ Right. कि ये चीज़ है। और अगर एक को दिखाऊं तो चलो समझ आता है कि एक को तो फिर बेचने वाली बात होगी। मैं लाखों लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा इरफान भाई, एक बात बताइए, आपकी जर्नी में आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे ही हैं, और यूट्यूब की जर्नी में भी आपके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ महीनों पहले, तो ज़रा उसके बारे में बताएं, वो क्या हुआ था? तो शिराज भाई, जिस कंट्रोवर्सी की आप बात कर रहे हैं ना, जो काफ़ी पुरानी है, उसका जवाब आज तक मैंने अपने चैनल पे भी नहीं दिया। राइट। लेकिन आज शिराज खान शो पे मैं इस बात का पूरा खुलासा करता हूँ कि इरफान की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है और इरफान क्यों चुप रहा और क्या कारण था चुप रहने का। जी। कि भैया
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान हर चीज़ ऑनलाइन दिखाएगा तभी सच्चा साबित होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। पीछे क्या चल रहा है और लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं उल्ट, देखो व्यूज़ एक ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए इंटरनेट पे और यूट्यूब पे लोग ना मरने कटने को भी तैयार हो जाते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। लोगों को पता लग जाए ना कि आज शिराज खान शो के बारे में गलत बोल के उनको 1 लाख व्यूज़ मिलते हैं, तो वो 1 लाख व्यूज़ के चक्कर में ना आपको जानते भी नहीं होंगे ना, वो भी गलत बोल रहे वो तब भी आपको ये बोल देंगे कि शिराज भाई गलत हैं। सही कहा आपने। अब बताओ किसको गलत कहेंगे किसको सही कहेंगे। हर ऊंची जाने वाली चीज़ को ना नीचे से लोग देखते हैं और उसको ना नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। लोग इरफान को ना आज भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो आज भी मुझे गलत समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सफाई नहीं मिली। वो ये नहीं समझ पाते कि इरफान किस सिचुएशन में था उस टाइम पे, करेक्ट। क्या मुसीबत थी उसके पेरेंट्स के साथ। मेरे पापा बीमार थे, मैंने लोगों को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं था यूट्यूब को लेके, कंट्रोवर्सी को स्पेशली, क्योंकि मेरी पहली कंट्रोवर्सी थी Right. मेरे नाम को लेके या मेरे चैनल को लेके। अच्छा, ऐसा एक और नाम आपके साथ आपके रिलेशन जोड़े जाते हैं, दोस्ती बताई जाती है कि जट प्रभजोत जो एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, वो और आप बहुत जिगरी दोस्त हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? शिराज भाई, अगर ये बात को यूट्यूब पे साबित कर देना, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर कोई ये साबित करते कि जट प्रभजोत को मैंने कभी कोई गाड़ी दिलाई, ओके, या वो मेरा दोस्त है या मैं उसका दोस्त हूँ या हमने कभी एक दूसरे से मुलाकात भी करी है, अच्छा, तो मैं अपने चैनल को डिलीट करूँगा आपके साथ मिलके। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच्चाई नहीं है ना इस बात में। राइट। अब मैं आज किसी शिराज भाई के नाम के बोल दूँ कि शिराज भाई ऐसे हैं वैसे हैं, भाई वो तो आप बताओगे ना आप कैसे हो लोगों को। अब मैंने नहीं बताया तो लोगों ने गलत वे में ले लिया। अब लोग ये नहीं समझते कि इरफान की उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। भाई अगर मेरे माँ बाप की तबीयत ख़राब हो किसी टाइम पे तो मैं इन कंट्रोवर्सी के चक्करों में पड़ूंगा या मैं अपने माँ बाप को देखूंगा पहले? ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी देंगे, ये सब चीज़ें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो मेरी कंट्रोवर्सी में मेरा ना बोलना ही मेरे लिए जहर हो गया। जहर इसलिए हो गया, लोगों को लगा कि बोल नहीं रहा तो ये गलत है। ओके। गलत नहीं है इरफान। इरफान अपने सब्सक्राइबर के साथ पहले भी खड़ा था। अगर किसी सब्सक्राइबर का गलत होता है तो इरफान खड़ा रहता है, करेक्ट, हेल्प करता है। फिर भी इरफान अपने सब्सक्राइबरों को एजुकेट करता है। माई कंट्री मार्केट पे हर महीने या हर 2 महीने में एक ऐसी वीडियो ज़रूर लेके आते हैं कि भाइयों चीज़ लेते हो, चाहे गाड़ी लो, हवाई जहाज लो, हेलीकॉप्टर लो, करेक्ट, देख के लेना। नसीब इंसान का ना कैसा भी हो सकता है किसी की चीज़ के साथ। एक बड़ी मेरी बहुत अच्छी बात कहते हैं मेरे पापा कि बेटा कई बार क्या होता है ना कि तू जो चीज़ चला रहा है ना बढ़िया चल रही है, जब तूने किसी और को दे देना तो शायद वो बढ़िया ना चले, क्योंकि तेरा चलाना और उसका चलाना थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो लोग मेरे बारे में भले ही कुछ भी बातें बनाते हैं, मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस मुझे अप्रिशिएट करती है। तो अब मुझको भी एक कंट्रोवर्सी के बाद इतना तो पता लग गया कि भैया वाकई में आपकी चाहने वालों के साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना चाहने वाले होते हैं। तो इरफान भाई ये बताइए, आपके आज मोर देन 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आगे का क्या टारगेट है? देखिए आगे का तो सिंपल सा यही टारगेट है कि भैया देखो हम बस अपना काम करते चलें। लोगों को बस ये देखना चाहिए कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को आप अपनी गलती के चक्कर में किसी और को ब्लेम करो। करेक्ट। मैं अपनी ऑडियंस को ना मूर्ख नहीं बनाना चाहता, मैं अपनी ऑडियंस को एक्टिव बनाना चाहता हूँ, अपनी ऑडियंस को स्मार्ट बनाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितने भी एसोसिएटेड डीलर हैं मेरे चैनल पे वो बेस्ट से बेस्ट गाड़ियाँ दिखाते हैं अपनी। आज के टाइम पे इंडिया के बेस्ट डीलर हैं मेरे चैनल पे। वेरी नाइस। इंडिया के बेस्ट जो डीलर होते हैं ना वो हैं मेरे चैनल पे, और वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मतलब मज़ा आ जाता है। और हमारा जो अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये है कि अल्लाह की रहमत से बस हमारे 50 लाख फॉलोवर हो जाएँ, वेरी नाइस, 5 मिलियंस। उसके बाद हम लोग कुछ और प्लान करेंगे, फिर देखते हैं अल्लाह कहाँ तक ले जाएगा। तो इरफान चौधरी की तो ये जर्नी इसी तरह कंटिन्यू रहेगी और उम्मीद करते हैं आपकी 5 मिलियन सब्सक्राइबर की जो जर्नी बहुत जल्दी पूरी हो। और आप खेलते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर विद इरफान चौधरी। अगर आपको एडवेंचर ट्रिप पर जाने का मौका मिले तो किसको साथ लेके जाएंगे? मैं अपने पेरेंट्स को लेके जाऊंगा जी, एडवेंचर ट्रिप क्योंकि उन्होंने आज तक कोई एडवेंचर नहीं किया। लव मैरिज और अरेंज मैरिज, और क्यों? अरेंज मैरिज कहते हैं कि माँ बाप जो भी फैसले लेते हैं वो सही लेते हैं। आपकी फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट ड्रिंक मतलब बनाना शेक। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान जिसे आप कभी नहीं भूल सकते? मेरी माँ। ओके। आपकी वीकनेस क्या है? मेरी वीकनेस है स्लीपिंग। आपको मौका मिले अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी में
इनविजिबल होकर झांकने का, तो किसकी ज़िंदगी में झांकना पसंद करेंगे? प्रिंस त्यागी। प्रिंस त्यागी? हम मेरा दोस्त हैं, बहुत जिगरी दोस्त हैं। अच्छा, आपका पसंदीदा खाना? बिरयानी। और पसंदीदा जगह खाने की? पसंदीदा जगह इंदरलोक। अभी तक की आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? यूट्यूब। 2 चीज़ें अगर आपको अपने अंदर से बदलनी पड़े तो क्या होंगी? एक तो मेरी बैड स्लीपिंग हैबिट बदलूंगा मैं। हाँ। और दूसरा, अच्छे कपड़े पहनने की जो हैबिट मेरे अंदर नहीं है वो लाऊंगा। अच्छा, अगर आप एक यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते? मैं गाड़ियों के साथ ही कुछ कर रहा होता शिराज भाई। अच्छा, आज तक का कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट ज़िंदगी में? जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी। ओके। एक गैजेट जिसके बिना आप नहीं रह सकते? मोबाइल फ़ोन। ओके। आज तक कोई ऐसा काम किया हो जिस पे आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील होता हो? जब मैंने अपने माँ बाप को उम्रे पे भेजा। सनराइज़ या सनसेट? सनराइज़। सनराइज़। जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या नोटिस करते हैं? उसका नेचर। ओके। अगर आपको प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिले तो आप क्या बात करना पसंद करेंगे? मैं उन्हें बोलूँगा कि गाड़ियों पे जो टैक्स है ना उसे कम कर दो प्लीज़। कौन सा सेलिब्रिटी आपको नापसंद है? किसी को नापसंद तो मेरे को मतलब किया नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर किसी सेलिब्रिटी को नापसंद करना है तो अभिषेक बच्चन। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है जी जैकलीन फर्नांडिस। योर फेवरेट यूट्यूबर? मोव्लॉग। आप टेक्स्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं या फ़ोन पे बात करना ज़्यादा? बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इरफान, योर फेवरेट कार? थार और रेंज रोवर। अच्छा, आर विमेन कॉम्प्लिकेटेड? समटाइम्स। अगर आपको मौका मिले, बिलियनियर आप बन जाएं तो आप क्या ख़रीदना पसंद करेंगे? मैं सबसे पहले भाई ख़रीदना पसंद करूँगा एक प्राइवेट जेट भैया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं आजकल कोविड का चक्कर वो ज़्यादा चल रहा है, तो मैं प्राइवेट जेट में ही सफ़र करना ज़्यादा मतलब अच्छा समझूँगा। वेरी गुड। कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत गुस्सा दिलाती है? गरीबी। और किस एज में रिटायर होना पसंद करेंगे? एट द एज ऑफ 40। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट में क्या सुनने को मिला अपने बारे में? इरफान भाई वो गाड़ी कब दिखाओगे, इरफान भाई वो गाड़ी कब दिखाओगे। तो लोग मुझसे गाड़ियों की डिमांड करते हैं। गाड़ियों की डिमांड करते हैं। आने वाली जनरेशन जो स्पेशली आपको सब्सक्राइब किया है, जो 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए देखो भाई, एक ही मैसेज देना चाहूँगा, मेहनत करो, पढ़ाई करो। देखो मैंने भी अपनी लाइफ में पढ़ाई को छोड़ के फिर दोबारा पढ़ाई करी, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको ना एक्चुअली दिमाग खोलती है। Absolutely. जो पढ़ाई होती है ना वो आपको दिमाग खोलती है। लोग कहते हैं कि नहीं कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कामयाब हैं, देखो वो सिर्फ एक मुहावरे में अच्छे लगते हैं। लोगों की हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं हुआ करती। और राइट टाइम पे राइट चीज़ करो, जल्दबाजी किसी चीज़ की ना करो, अपने माँ बाप को कभी तंग ना करो, स्पेशली पैसों को लेके और किसी और चीज़ को लेके। अपनी लाइफ में इतने कैपेबल बनो कि तुम्हारे माँ बाप 4 लोगों के आगे ये कह सकें कि भाई हमारी औलाद बहुत अच्छी निकली। वेरी गुड, क्या बात है। और शिराज़ खान शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया शिराज़ भाई के साथ, और आज स्पेशली मैंने आपको अपने नए घर पे भी बुलाया, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलके। और मैं गुजारिश करूँगा सारे सब्सक्राइबरों से जो शिराज़ भाई के साथ जुड़े हुए हैं वो ऐसे ही जुड़ते रहें और भाई को सब्सक्राइब करते रहें, और फटाफट इनकी जो मतलब 1 लाख वाली फिगर है वो जल्दी से जल्दी पूरी करा दे। मेरी तो यही दुआ है शिराज़ भाई। क्या बात है इरफान भाई, थैंक यू सो मच यार, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया। और उम्मीद करते हैं इरफान चौधरी की आपको ये जर्नी बहुत पसंद आई होगी, और उनको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इनकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी लोग स्पेशली हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।